हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो से हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोंगोडीबी और ये उसका पहला वीडियो है जिसके अंदर हम मोंगोडीबी की इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये पहले समझते हैं कि मोंगोडीबी है क्या। तो ये सबसे पहले समझते हैं कि मोंगोडीबी क्या है। देखिए, मोंगोडीबी जो है वो एक नॉन सीक्वल डाटाबेस है जो इस तरह से अपने अंदर डाटा सेव करता है जैसे जेसन का फॉर्मेट होता है, और इस फॉर्मेट को स्पेशली बोला जाता है बीसन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन उठता है वो ये है कि ये नॉन सीक्वल डाटाबेस ये होता क्या है। तो ये पहले समझते हैं कि डाटाबेस क्या होता है। देखिए, डाटाबेस जो होता है वो एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं इस फॉर्मेट में कि बाद में उसे इजिली असेस कर सकें, उसे अपडेट कर सकें, उसे डिलीट कर सकें। आइए इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म है। आपने इस तरह के फॉर्म बहुत सारी वेबसाइट्स में देखे होंगे जहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव करवाई जाती है, जैसे नेम हो गया, एज, जेंडर, एड्रेस वगैरह कुछ भी हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब जब भी हम यहाँ पर इस फॉर्म पे सबमिट करते हैं तो ये डाटा जाता कहाँ पर है। देखिए, जो ये डाटा होता है ये जाता है हमारा सर्वर पे और कुछ इस तरह से फॉर्मेट में सेव हो जाता है। ये देखिए, टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर हमारी सारी फील्ड्स आ रही हैं, नेम, एज और जेंडर, जिसके अंदर सभी यूजर्स का डाटा इस तरह से हम सेव कर सकते हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है इसी को हम कहते हैं डाटाबेस। अब जहां पर मैंने आपको बताया कि जो मोंगोडीबी है वो एक नॉन सीक्वल डाटाबेस है, तो उससे क्या मतलब है। देखिए, जो हमारे ये डाटाबेसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरीके के डाटाबेस जो हैं वो है सीक्वल डाटाबेसेस और नॉन सीक्वल डाटाबेसेस। देखिए, जो हमारा सबसे पहला है सीक्वल डाटाबेसेस, उसके अंदर जो डाटा सेव होता है वो कुछ इस तरह से होता है, टेबुलर फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं टेबल। मतलब कि जो हमारी डाटा को सेव करने वाली फाइल होती है वो एक टेबल फाइल होती है। इसमें जितना भी डाटा होता है वो सारा कॉलम्स में और रोज में सेव होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे फेमस डाटाबेसेस हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ओरेकल, माईसीक्वल, पोस्टग्रेसक्वल, एमएस सीक्वल सर्वर। ये बहुत ज्यादा फेमस सीक्वल बेसिस डाटाबेसेस हैं, जिसमें से हमने माईसीक्वल के ऊपर एक अपना पूरा कंप्लीट कोर्स बना रखा है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नॉन सीक्वल डाटाबेसेस में। देखिए, जो ये नॉन सीक्वल डाटाबेसेस हैं ये बहुत ज्यादा पुराने डाटाबेसेस नहीं है। इस तरह के डाटाबेसेस बहुत बाद में आए थे। इस तरह के डाटाबेसेस में जो डाटा सेव होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए, जैसे हमारा जेसन का फॉर्मेट होता है बिल्कुल वैसी। देखिए, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस है और इसके अंदर एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है, की और उसकी वैल्यू। तो जो ये डाटा हमारा सेव हो रहा है अलग अलग, ये जिस फाइल के अंदर सेव होता है उसको हम बोलते हैं कलेक्शन। जैसे हम सीक्वल डाटाबेसेस में इसको बोलते हैं टेबल, तो यहाँ पर नॉन सीक्वल डाटाबेसेस में इसको बोला जाता है कलेक्शन। और इसके अंदर जो ये अलग अलग डाटा सेव हो रहा है इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो इस वाले डाटाबेस में जैसे हमने एग्जांपल देखा, इसके अंदर दो डॉक्यूमेंट सेव है। तो इस तरह का जो हमारा सबसे फेमस डाटाबेस है उसका नाम है मोंगोडीबी। नॉन सीक्वल डाटाबेसेस में और भी डाटाबेसेस आते हैं जैसे रेडिस, कसांड्रा, मगर इस वीडियो में हम जो फोकस कर रहे हैं वो है मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी में इसी तरह का डाटा बिल्कुल सेव होता है जिसको हम बोलते हैं बीसन फॉर्मेट। ये देखने में बिल्कुल जेसन के फॉर्मेट में ही होता है जिसको हम बीसन बोलते हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि जेसन क्या होता है तो मैंने इससे रिलेटेड भी एक पूरी सीरीज बना रखी है जिसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर जेसन को मैं आपको एक शॉर्ट वे में बता देता हूँ कि जेसन होता क्या है। देखिए, जेसन जो होता है, अगर सर्वर से मोबाइल में डाटा को सेंड करना है या अपडेट करवाना है तो वहां पर हम एक फॉर्मेट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं जेसन। मतलब कि एक जगह से अगर दूसरी जगह डाटा भेजना है तो वहां पर हम जेसन को यूज करते हैं। तो वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीक्वल डाटाबेसेस और नॉन सीक्वल डाटाबेसेस की। देखिए, जो हमारे सीक्वल और नॉन सीक्वल डाटाबेसेस होते हैं इसमें जो डाटा सेव हो रहा है वो तो आपको पता लग गया कि वो भी अलग अलग फॉर्मेट में सेव होता है, मगर यहाँ पर एक डिफरेंस और भी होता है और वो डिफरेंस होता है स्कीमा का। देखिए, यहाँ पर जो स्कीमा होता है वो फिक्स्ड होता है। स्कीमा से मेरा मतलब है जो फॉर्मेट है। जैसे देखिए, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 फील्ड ली, नेम, एज और जेंडर। तो आपको सभी रिकॉर्ड्स के लिए यही डाटा डालना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि अगर मैं किसी रिकॉर्ड में सोचूं, जैसे मीरा खान में सोचूं कि मेरे को यहाँ पर इसकी एक इन्फॉर्मेशन और सेव करवानी है कि ये मैरिड है कि नहीं, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसा करने के लिए हमें दोबारा से एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पर और सभी यूजर्स के डाटा में यस या नो फिल करना पड़ेगा। मगर ये काम करना नॉन सीक्वल डाटाबेसेस में बहुत इजी होता है क्योंकि इसका जो स्कीमा लेवल होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों डाटाज में जो यहाँ पर आपको दोनों डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, तीनों में एक ही फील्ड है, नेम, एज और जेंडर। मगर जो ये सेकेंड डॉक्यूमेंट है जिसमें है सलमान, अगर मैं इसमें एक वैल्यू और ऐड करना चाहूं जैसे कि मैरिड, तो वो मैं इजिली कर सकता हूं। ये देखिए, क्योंकि इसका स्कीमा बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं किसी भी यूजर में जाके, मतलब कि किसी भी डॉक्यूमेंट में जाकर कोई नई फील्ड ऐड भी कर सकता हूं और उसको हटा भी सकता हूं। और इन दोनों डाटाबेसेस में एक डिफरेंस और भी होता है। देखिए, जो हमारे सीक्वल डाटाबेसेस होते हैं उसको हम बेसिकली बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेसेस।
ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, इसमें जितने भी टेबल्स बनते हैं, यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखिए, यहां पर एक स्टॉक कंट्रोल का सॉफ्टवेयर का पूरा डाटाबेस है, जिसके अंदर हम स्टॉक को सेव कर रहे हैं कि कौन कौन सा स्टॉक कंपनी के पास अवेलेबल है, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसके सप्लायर कौन है, उनका भी पूरे टेबल्स हैं, और उसके कस्टमर्स कौन 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 है, मतलब कि हमारे कस्टमर्स, और क्या क्या उन्होंने ऑर्डर दिए हैं। तो ये देखिए, जितने भी ये टेबल हैं, ये आपस में रिलेटेड है। यहां पर आप एक डैश्ड लाइन देख रहे हैं जो आपस में इन दोनों टेबल्स को सबको अटैच कर रही है आपस में। इसी वजह से इसको बोला जाता है रिलेशनल डाटाबेस। तो इस तरह के जो रिलेशनल डाटाबेसेस होते हैं, अगर उसमें से हमें डाटा फेच करना होता है, तो उसके लिए हमें यहां पर एक स्पेशल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं सीक्वल। सीक्वल का फुल मीनिंग होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और जहां पर हम बात करें अपने नॉन सीक्वल डाटाबेसेस में, वो नॉन रिलेशन डाटाबेसेस होते हैं, मतलब कि उनमें इस तरह का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो उसमें डाटा फेच करना भी काफी इजी होता है और फास्ट भी होता है। अब हम वापस आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। हमने समझ लिया कि मोंगोडीबी को नॉन रिलेशन डाटाबेस क्यों कहा जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये अपने अंदर जेसन के फॉर्मेट में डाटा सेव करता है, जिसका नाम होता है बीसन। अब जेसन और बीसन में क्या डिफरेंस है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, जो ये हमारे दो फॉर्मेट्स हैं, जेसन और बीसन, इनमें कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। ये दिखने में एक जैसे ही होते हैं, मगर इनमें फिर भी कुछ डिफरेंस है। देखिए, जो हमारा बीसन फॉर्मेट है, इसका फुल मीनिंग होता है बाइनरी जेसन। इनमें जो मेजर डिफरेंस है, सबसे पहला वो है इनके डाटा टाइप्स का। मतलब कि इनके अंदर जो हम डाटा सेव कर सकते हैं, वो अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जेसन के फॉर्मेट। तो जेसन के अंदर जो हमारे पास डाटा टाइप्स आती हैं, वो है कुछ इस तरह से। ये एक लिमिटेड डाटा टाइप्स होती हैं, स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट और नल। इनका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जेसन का फॉर्मेट है। इसमें जो डाटा सेव होता है वो कीज और उसकी वैल्यूज में सेव होता है। देखिए, जो सबसे पहली वैल्यू है वो स्ट्रिंग के अंदर आ रही है, तो इसी को कहते हैं हम स्ट्रिंग डाटा टाइप। और जो वैल्यू बिना स्ट्रिंग के आती है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं एक न्यूमेरिक वैल्यू, इसको हम बोलते हैं नंबर। और जो वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स में, उसको हम कहते हैं बुलियन। और जैसे आप यहां पे देख रहे हैं किड नाम की एक की है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये है नल। और अगर हमें एक ही की के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं दो वैल्यू स्टोर है, इसके लिए हमें यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लेनी होती है, और इस पूरी वैल्यू को हम बोलते हैं एरे। और अगर हमने यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगाई और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हैं, आप देख रहे हैं वैल्यूज के अंदर भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो इस तरह की हम डाटा टाइप को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये सारे वो फॉर्मेट है जो हमारे को जेसन प्रोवाइड करता है। अब जहां पे हम बात करते हैं बीसन की, इसके अंदर हमारे पास कुछ ज्यादा ही डाटा टाइप्स आते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं, तो इसमें एक नंबर नाम की जो हमारे पास यहाँ पे डाटा टाइप है जेसन में, वो यहां पर बीसन में नहीं होती है। बाकी सारी डाटा टाइप्स होती हैं बीसन में, मगर नंबर की जगह यहां पर दो अलग अलग डाटा टाइप्स आती हैं। एक है 32 बिट इंटीजर, एक है 64 बिट इंटीजर। और जहां पर हम बात कर रहे हैं बीसन की, इसके अंदर जो हमारे पास कुछ अलग से डाटा टाइप्स आती हैं जो हमारे को जेसन में नहीं मिलती हैं, जैसे कि है यहाँ पे डबल, 32 बिट इंटीजर, 64 बिट इंटीजर, रेगुलर एक्सप्रेशन, टाइम स्टैम्प, डेट और ऑब्जेक्ट आईडी। ये सब डाटा टाइप क्या होती हैं, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो यहां से आपको एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि बीसन के अंदर हम अलग अलग तरीके का डाटा ज्यादा सेव कर सकते हैं, जो हमारे को डाटा सेव करने की एक बेस्ट ऑप्शन देता है। इसके अलावा भी जेसन और बीसन में कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आइए उनको समझते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है इसका फॉर्मेट का। देखिए, जो जेसन है, इसमें जो डाटा सेव होता है वो होता है टेक्स्ट बेस्ड, मतलब कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था एक एग्जांपल। तो इसको इजिली रीड किया जा सकता है, अपडेट और डिलीट भी किया जा सकता है। मगर जहां पे हम बात करते हैं बीसन की, वहां पर जो डाटा सेव होता है वो होता है बाइनरी फॉर्मेट में, जिसको बोला जाता है नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ये वो फॉर्मेट होता है जिसमें हमारे कंप्यूटर्स काम करते हैं। बाइनरी फॉर्मेट में 0-1 का एक फॉर्मेट होता है जिसको हम रीड नहीं कर सकते। मगर यहाँ पर हमारे पास कहीं ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम बीसन को रीडेबल फॉर्म में पढ़ सकते हैं, जैसे जेसन का फॉर्मेट होता है। तो हम काम तो जेसन टाइप फॉर्मेट में ही करते हैं, मगर बैकग्राउंड में बीसन जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में काम करता है। आइए इसके बाद इसका दूसरा डिफरेंस देखते हैं, वो है साइज का। देखिए, जो टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट होता है, अगर उसको बाइनरी से कंपेयर करें तो काफी लार्ज फाइल बन जाती है। और जहां पर बीसन की बात कर रहे हैं, वो बाइनरी फॉर्मेट होता है, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, जिसको सेव करने पे हमारी बहुत कम मेमोरी यूज होती है। इसके बाद देखते हैं अपना थर्ड डिफरेंस, जो है स्पीड का। देखिए, अगर हम जेसन को बीसन से कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो काफी स्लो रहती है। वैसे तो हम जेसन को जितनी भी एपीआईज बनती हैं उसी में यूज करते हैं। अगर इसकी स्पीड वैसे देखें तो बहुत फास्ट होती है, मगर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इसे बीसन से,
तो वहां पर इसकी स्पीड स्लो रहती है और बीसन की जो स्पीड होती है काफी फास्ट होती है, क्योंकि इसमें जितना भी डाटा होता है वो कम साइज का होता है और वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, मतलब कि कंप्यूटर जिस फॉर्मेट में कम्युनिकेट करते हैं उसी फॉर्मेट में ये डाटा सेव करता है। अब बात करते हैं इनकी यूजेज की, मतलब कि इनको कहां कहां यूज किया जाता है। देखिए, जो जेसन है इसको मोस्टली यूज किया जाता है वेब एपीआईज में। जितनी भी हम एपीआईज क्रिएट करते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बनाए, उसकी जगह पे हम 90% जेसन को ही यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से जो डाटा है वो इधर से उधर ट्रांसफर करना काफी ईजी रहता है। और जहां पर हम बीसन की बात करें, इसको मोस्टली यूज किया जाता है मोंगोडीबी में, या इस तरह का अगर आप डाटा कॉम्प्लेक्स डाटा सेव करना चाहते हैं वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे मेन डिफरेंस जेसन और बीसन में। तो आपको पता लग गया होगा कि हम मोंगोडीबी को जो यूज करते हैं वो कैसे बहुत ज्यादा फास्ट होता है सीक्वल बेसिस डाटाबेसिस से, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट में काम करता है तो इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा रहती है। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनानी है, जैसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जहां पर हम शेयर्स की डीलिंग करते हैं, वहां पर मोंगोडीबी को यूज करना काफी बेनिफिशियल रहता है। तो ये अब देखते हैं कि मोंगोडीबी को यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखिए, जो इसका सबसे पहला बेनिफिट है वो है फ्लेक्सिबल स्कीमा डिजाइन। जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में भी बताया, जहां पर हमने कंपेयर किया था सीक्वल और नॉन सीक्वल डाटाबेसेस को, तो वहां पर मैंने आपको बताया कि जो नॉन सीक्वल डाटाबेसेस होते हैं जैसे मोंगोडीबी, ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट में जाके एक नई फील्ड ऐड करनी है, हटानी है, वो हम इजिली कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा जो ये मोंगोडीबी है, इसको स्केल करना काफी ईजी रहता है, क्योंकि इसके अंदर शेडिंग नाम का एक फीचर अवेलेबल होता है जो दूसरे डाटाबेसेस में अवेलेबल नहीं होता। शेडिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमने एक सर्वर लगा रखा है जहां पे हमारा सारा डाटा सेव हो रहा है मोंगोडीबी का। अगर वो फुल हो जाता है तो उसी के साथ हम यहाँ पर एक पैरेलल में एक दूसरा सर्वर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर ओवरफ्लो हुआ डाटा जो पहले सर्वर का है वो दूसरे सर्वर में जाके सेव होने लग जाता है। इस तरह हम बहुत सारे सर्वर लगाकर इसको इजिली स्केल कर सकते हैं। इसके बाद आती है इसकी बात परफॉर्मेंस की। देखिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके अंदर जो डाटा सेव होता है वो होता है बाइनरी फॉर्मेट में, जिसको हम बीसन बोलते हैं। तो उसको रीड करना और राइट करना काफी ज्यादा फास्ट होता है। अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बना रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा यूजर्स ने आके विजिट करना है, तो वहां पर मोंगोडीबी को यूज करना काफी बेनिफिशियल होता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी क्वेरी लैंग्वेज की। ये काफी ज्यादा पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज है। अगर आपको सीक्वल मालूम हो तो आपको मालूम है कि उसमें लंबी लंबी बहुत बड़ी क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं अगर आपको कॉम्प्लेक्स डाटा को रिट्रीव करना हो, उसमें जॉइंस लगाने पड़ते हैं। मगर ऐसा कोई हमें काम मोंगोडीबी के अंदर नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसकी जो क्वेरी लैंग्वेज है वो उसके मुकाबले, मतलब कि सीक्वल के मुकाबले बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। देखिए, मोंगोडीबी के अंदर एक फीचर और भी होता है जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है कि हम एक ही सर्वर के बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हैं। जहां पे हमारा मोंगोडीबी का डाटा सेव हो रहा है, हम उसी सर्वर के बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में। मान लीजिए एक कंट्री में कभी अर्थक्वेक आ जाता है या कोई और भी ऐसी त्रासदी हो जाती है जिससे हमारा जो सर्वर है वो मान लीजिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर रेप्लिकेशन क्या हमारे को फैसिलिटी देता है, हमारे जितने भी दूसरे सर्वर हैं जहां पे पैरेलल डाटा सेव हो रहा है वो सेव रहते हैं। तो इस तरह के जो फीचर्स हमारे को दूसरे डाटाबेसेस में मोस्टली नहीं मिलते हैं, जो हमारे को मोंगोडीबी दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हम जियोस्पैटिकल डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारा गूगल मैप नाम की एक वेबसाइट है जिसके अंदर हम किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का या किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस का डाटा सेव कर सकते हैं। तो इस तरह के डाटाबेसेस कहीं ना कहीं किसी डाटाबेसेस में स्टोर होते हैं। तो उसके लिए जो परफेक्ट डाटाबेस है वो है मोंगोडीबी, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट ही ऐसा फीचर आता है जिसके अंदर हम यहाँ पर जियोस्पैटिकल डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसके अंदर जेसन टाइप का एक डाटा स्टोर होता है जिसको हम बीसन बोलते हैं। तो इसको सेव करना, इसको समझना बहुत ज्यादा इजी होता है, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसमें जो रियल टाइम एनालिटिक्स एप्लीकेशंस होती हैं उसको बनाना काफी ज्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें जो डाटा सेव होता है वो काफी बाइनरी फॉर्मेट में सेव होता है, तो काफी साइज में कम भी होता है और फास्ट भी होता है। रियल टाइम एप्लीकेशन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे स्टॉक मार्केट की, जहां पर हम शेयर्स की डीलिंग करते हैं। तो वहां पर आपको मालूम है कि वहां पर हर सेकंड में डाटा चेंज होता रहता है और उसको सेव भी करना होता है। तो उसको सेव करने के लिए जो सबसे बेस्ट फॉर्मेट है वो है बीसन फॉर्मेट, जो हम मोंगोडीबी में यूज करते हैं। इसके बाद इसका एक मेन बेनिफिट है कि हम इसको बिग डाटा के टूल्स में यूज कर सकते हैं। देखिए, बिग डाटा जो होता है, अगर आप एक अलग से फील्ड आप आजकल देख रहे हैं जिसकी जॉब्स भी निकलने लगी हैं, जिसको हम बोलते हैं डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स का मतलब है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा को एनालाइज करता है। तो मोंगोडीबी के लिए बहुत सारे बिग डाटा के टूल्स आते हैं जो मोंगोडीबी के साथ वर्क कर सकते हैं और उसमें से कॉम्प्लेक्स डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मोंगोडीबी है ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और कम्युनिटी ड्रिवन है, जिसका मतलब आपको नेट पे जाकर कोई भी हेल्प ढूंढनी है तो इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आपको हमेशा हेल्प करेगी, आपके क्वेश्चंस का हमेशा आंसर देगी। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स।
आइए अब इसके बाद समझते हैं कि हम इस पूरे कोर्स में करने क्या वाले हैं। इस पूरे कोर्स के अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल चीजें सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हम सीखेंगे यहाँ पर कलेक्शन को क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, उनके अंदर डाटा डालना, मतलब कि कलेक्शंस के अंदर डाटा को अपडेट करना और उसको रीड करना, और लास्ट में डाटा को डिलीट करना। ये पूरा एक क्रूड सिस्टम होता है जिसमें हम डाटा को क्रिएट करना सीखते हैं, अपडेट, रीड और डिलीट। और जब ये हमारा डाटा सेव होता है तो वो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, तो उसमें से मल्टीपल डाटा निकालना, उसकी रिपोर्ट्स बनाना, तो वो जितना भी कॉम्प्लेक्स सर्च होगा वो भी हम इस डाटा पे करना सीखेंगे। तो ये था हमारा मोंगोडीबी का इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना सीखेंगे, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।